बच्चों कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं द्रव्यमान केंद्र निकालने के ऊपर। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हम लोग मिलके करेंगे उतना जल्दी हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा और द्रव्यमान केंद्र निकालने के ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खास तौर पे जो बच्चे स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो अपने स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये पता होना इसलिए जरूरी है कि ये ऐसे डायरेक्ट सवाल में नहीं आएगा। आपको इसी के ऊपर बेस्ड एक किसी क्वेश्चन में पूछ लेगा। ठीक है, तो एक ये बच्चों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें ये समझनी तो पड़ेगी बेटा। अब प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे उतना अच्छा है। अब देखो एक सवाल आपके सामने ये रहा कि भाई आपके पास तीन रॉड है, ठीक है, तीन छड़े हैं, हर एक का द्रव्यमान स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम है। आपसे पूछ लिया गया कि इस कंपोजिट सिस्टम का आप बताएं द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। तो आपको पता है कि भाई ये जो रॉड है, पहली रॉड है, इसका द्रव्यमान केंद्र L/2 दूरी पर होगा। तो भाई ये पूरी A है, तो ये आपका इसका जो पहली रॉड का द्रव्यमान केंद्र का कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखेंगे भाई, A/2 कॉमा 0, एक्स एक्सिस पे यही है। अब दूसरी रॉड जो है इसका अगर मैं लिखना चाहूं तो भाई ये पूरी लंबाई A है, तो ये कहाँ होगा, 0, A/2 पर हमने लिख दिया 0, A/2 पर। दूसरी रॉड को देखें तो जो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा इस रॉड को आधा आधा में बांट रहा होगा। आपने M1 X1 वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, तो वहां से लिख सकते हैं जो हमारी तीसरी रॉड है इसका जो द्रव्यमान केंद्र है ये होगा आपका A+0/2, यानी कि A/2, फिर A+0/2, A/2। तो हमें द्रव्यमान केंद्र तीनों के मिल गए। अब कुछ नहीं करना है, आपको एक्सीएम वाला फॉर्मूला याद ही है, M1 X1 प्लस M2 X2, ये वाला हमने फॉर्मूले का यूज करा बच्चों, बटे कुल द्रव्यमान निकाय का। तो M X1 की वैल्यू देखें A/2, X2 की वैल्यू के लिए अगर मैं जाऊं तो 0 है, और X3 की वैल्यू की बात करूं तो वो भी A/2 ही है। कुल द्रव्यमान 3m है। ये हो गया आपका M A/2 Ma/2 Ma, और ये हो गया आपका A/3। तो XCM के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें मिल गए A/3। YCM की बेटा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ से। तो YCM के लिए हम क्या लिखेंगे, M1 Y1, तो M और Y1 क्या है, 0। इसी तरीके से M2 Y2, M2 इज M और Y2 कितना है, A/2। इसी तरीके से M3 जो कि M है, Y3 कितना है, A/2 है, बटे कुल द्रव्यमान 3m है, तो ये हो गया आपका A/3। तो आपके सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके आ गया A/3 कॉमा A/3, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। बच्चों इसे नोट कर लें, एक अच्छी प्रॉब्लम है। अगला सवाल देखते हैं फिर। तो बच्चों देखिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, अच्छी प्रॉब्लम है, ये आपके और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी। खास तौर पे जो बच्चे इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या है, यदि एक एल लंबाई की छड़ का रेखीय घनत्व है, यानी कि रेखीय घनत्व का मतलब आपका ये कह रहा है एकांक लंबाई पे कितना द्रव्यमान है, ये बताने वाला हमारे पास फलन यानी कि फंक्शन है लैम्डा बराबर A+bx। ठीक है, एकांक लंबाई पर कितना द्रव्यमान है किससे पता चल रहा है, लैम्डा से पता चल रहा है, के रूप में परिवर्तित हो रहा हो। इस तरीके से लंबाई के साथ द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है, एक समान द्रव्यमान नहीं है। मतलब हर एकांक लंबाई पे हर जगह द्रव्यमान समान नहीं है, भिन्न भिन्न स्थितियों पे भिन्न भिन्न द्रव्यमान घनत्व है। तो आपसे पूछा है द्रव्यमान केंद्र की गणना करें, यानी कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति की गणना करनी है आपको। तो ऐसे सवालों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था भाई एक्सीएम का फॉर्मूला, हमें याद आया एक्स डी एम बटे डीएम। अब यही करना है कि यहां से कहीं से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा इस रॉड का टुकड़ा ले लेना है जिसकी लंबाई हो dx, और इस dx पे हम कह रहे हैं जो द्रव्यमान है वो है dm, इस dx पे जो द्रव्यमान है वो है dm। तो इस dm मास की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, एकांक पे कितना है लैम्डा, तो dx पे कितना होगा लैम्डा इंटू dx, बराबर बच्चों ये कितना हो गया लैम्डा इंटू dx, लैम्डा A+bx इंटू dx, लैम्डा की वैल्यू रख दी। अब हमें क्या करना है, xdm कैलकुलेट करना है। तो देखिए xcm के लिए हमने यहाँ पर A+bx
डी एक्स, ये डीएम की वैल्यू हो गई इंटू एक्स, और देखिए एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से एल तक जाएगा, तो ये जीरो से एल तक जाएगा बटे नीचे क्या करना है डीएम, तो ए प्लस बी एक्स, और देखो क्या लिखा है डी एक्स गुणा में है, और इसकी भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से एल। अब इसका करना है बच्चों इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स, और लिमिट जीरो से एल है भाई, नीचे भी ए प्लस बी एक्स और dx लिमिट जीरो से एल है भाई। अब पहले वाले इंटीग्रेशन को करेंगे तो क्या मिलता है, देखो पहले वाले इंटीग्रेशन से मिल जाएगा a, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो लिमिट लगाने के बाद आ जाएगा ए एल स्क्वायर बाई टू। इसी तरीके से b एक्स स्क्वायर का जो बच्चों इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स क्यूब बाई थ्री, तो x का घन बटे तीन, और लिमिट लगाने पे हो जाएगा बी एल क्यूब बटे तीन। नीचे देखो क्या मिलेगा, a के साथ कुछ नहीं है तो dx का x और लिमिट के बाद l, और इसी तरीके से बी एल स्क्वायर बटे दो। अब इसे बेटा हल कर लेते हैं, ऊपर नीचे छः, देखो क्या कॉमन आ रहा है, l तो कॉमन ही आ रहा है, तो l चला गया। अब 6 से यहाँ गुणा करो, 6 से यहाँ गुणा कर दो, तो 6 से करोगे तो 3 है, और एक l गया भाई, एक l हमने काट दिया, ठीक है, तो क्या हो गया 3al प्लस 6 से गुणा करी तो 2bl, नीचे भी किससे गुणा करी बेटा, 6 से गुणा कर दी, तो 6 से गुणा करने पे क्या आ गया देखो 6a प्लस 3bl, ठीक है। अब देखो अगर ये आ गया बेटा आपका एक्सीएम की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, एक्सीएम की। अब मान लीजिए आपका ए जीरो होता, क्या जीरो होता, ए, यानी कि आपकी लीनियरली मास बढ़ रहा होता, तब क्या होता, ए को जीरो रख दीजिए, तो आ जाएगा आपका टू, यहाँ पे एल स्क्वायर है बेटा, एल स्क्वायर, तो आ जाएगा टू एल स्क्वायर बाई इंटू भाई ए जीरो ने भाई ये जीरो बटे थ्री बी एल, तो बी से बी चला गया, एक एल से एल चला गया, तो टू एल बाई थ्री हो गया, तो ये क्या आ गया 2l/3 आपका इसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा यदि a जीरो होगा, लीनियरली होगा। अब मान लीजिए b जीरो हो जाए तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर लैम्डा आपका कांस्टेंट हो गया तो आप b जीरो रखने पे ये जीरो, तो आप देखिए l/2, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि आपकी यूनिफॉर्म यानी कि आपका रेखीय घनत्व तो अगर कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, एक का सतत मास का मतलब द्रव्यमान का वितरण है, लगातार एक जैसा एक समान वितरण है। तो उस परिस्थिति में जो रॉड का द्रव्यमान केंद्र आता है ठीक उसके बीच वाले बिंदु पे यानी कि मिड पॉइंट पे आता है। तो यहाँ पर बच्चों एक और सवाल अच्छा सा समझ में आया, इसे फटाफट से नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। अब बच्चों एक और चीज समझते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई चाप है, ठीक है, वृत्ताकार चाप है, तो चाप का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, मान लीजिए इस तरीके से चाप है कोई, ये रहा चाप आपका, इस चाप की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या r है, और देखिए ये जो आपकी लाइन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, सममित अक्ष है। तो ऐसी परिस्थिति में बेटा अब टोटल जो ये एंगल बन रहा है इसके केंद्र पे ये 2 थीटा है, और ये वाला जो कोण है थीटा है, भाई सममित अक्ष से तो थीटा ही कोण बनाएगा, आधा सेक्टर इधर है आधा सेक्टर इधर है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है आपके सममित अक्ष पे होगा, और केंद्र से कितनी दूरी पे होगा, मैंने कह दिया भाई ये एक्सीएम है, तो इसका जो मान आता है एक्सीएम यानी कि ओसी जो दूरी है, ओसी ओसी दूरी बराबर आपकी आ जाती है आर साइन थीटा बटे थीटा, याद रखें थीटा यहाँ पर आपका रेडियन में होगा, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखो मान लो आपके पास वृत्ताकार चकती का टुकड़ा है, वृत्ताकार चकती यानी कि डिस्क का टुकड़ा है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, ये इस तरीके से आपकी पूरी एरिया में है, ये बच्चों ये डिस्क है आपकी कुछ इस तरीके से एरिया में है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, भाई ये पूरा कोण जो है 2 थीटा बनाती है, तथा इसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए मैंने कह दी कैपिटल आर है, तो इसका द्रव्यमान भाई अभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी एक्स एक्सिस है क्या, ये वृत्ताकार चकती का टुकड़ा है ये,
अब इसका जो आता है भाई, ये पूरा कोण कितना है, 2 थीटा। तो आप देखें ये वाला जो बच्चों कोण है ना, ये वाला, ये हो जाएगा थीटा। तो इसका द्रव्यमान केंद्र भाई ये O है, और द्रव्यमान केंद्र मैंने कह दिया कि बच्चों ये C पर है। तो OC की जो लंबाई होती है, ये होती है आपकी 2r/3 साइन थीटा बटे थीटा। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका सेंटर ऑफ मास होता है। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसे हमें याद रखना है, इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमें इसका डायरेक्ट यूज करने के लिए आएगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे, अभी इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति। चलिए, तब तक मेहनत से पढ़ो बच्चों। देखो, ये शॉर्ट नोट्स में लिख लेना बेटा, और जितना मेहनत से पढ़ोगे, जितना अच्छी तैयारी करोगे, उतना सफल होगे जीवन में। एक बार पढ़ लो, तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी कि होती कैसे हैं। और जब तुम्हें अप्रोच समझ में आ जाएगी तो क्या डॉक्टरी, क्या इंजीनियरिंग, सब कुछ कर लोगे। ठीक है, केवल डॉक्टरी और इंजीनियरिंग नहीं है जिंदगी, है और भी कुछ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए भौतिकी बहुत मदद करती है। भौतिकी की सहायता से आप अपना अवलोकन क्षमता बढ़ाते हैं, आपकी जो है प्रेक्षण करने की क्षमता बनती है, यानी कि ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज होती है। तो बेटा, भौतिकी को अच्छे से समझें, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप मेहनत से पढ़ें, अपने माता पिता के लिए पढ़ें, इस देश के लिए पढ़ें। और मेरा तो वही मकसद है कि जो असहाय विद्यार्थी हैं उनकी सहायता करना। कल को इसी तरीके से आप भी किसी को ये ज्ञान प्रदान करें, बस मेरा इतना ही आग्रह है आप लोगों से। कृपया मेरे साथ जुड़े, अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी मैं चलता हूँ, जय हिंद, बाय बाय।